Good morning, friends. Myself Kedar Badika, and today we start the another chapter of the Material Science and Metallurgy, which is the second chapter of Material Science and Metallurgy, as per our the lecture series, right? So, in the previous lectures, we discussed the introductions of the material science and metallurgy. We have studied the basic things about the material science and metallurgy. What is the material science? What is the metallurgy? What is the properties of materials? How to classify the materials? Different types of the material like the ferrous material, non-ferrous material, right? The composite materials. In composite material, there is a smart materials, nanomaterials. So there is a different kind of the materials. We are studies in the basic of the material science and metallurgy. So today the series of the fourth lecture of our material science and metallurgy, we start the chapter number 9 of our GTU syllabus, right? हम लोग सीधा डायरेक्टली जो 9th चैप्टर है आपका, वो हम लोग एज पर द सिलेबस वो स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसके पीछे का रीज़न वही है कि जब तक हमारा ये ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं तब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर कंपेरेटिवली इन द स्टडी दे आर इजी, राइट, वो समझने में काफ़ी इजी है, वो चैप्टर हम लोग यहाँ से ऑनलाइन मोड से हम लोग पढ़ लेंगे, राइट. सो उसके बाद जब हमारा कॉलेज मिलना होगा तो वो चीज़ इजी हो जाएगी. जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है, जो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है फेस टू फेस कम्युनिकेशंस की, अब आप मेरे सामने होगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से वो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है वो काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा पाऊँगा. तो इसलिए हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं वो फर्स्ट टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं. तो 10 में से जो भी 4 to 5 चैप्टर जो भी कंपेरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू द डिफ़िकल्ट्स, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. सो वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. अब पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर विच इज़ दिस चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू टेस्टिंग, राइट. इसके पीछे एक वर्ड लग रहा है टेस्टिंग. उसके आगे वाला जो वर्ड है दैट इज़ द नॉन डिस्ट्रक्टिव. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव मीन्स व्हाट? किसी भी मेटल को डिस्ट्रक्ट यानी कि तोड़ के उसको एग्जामिन करना, दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव. अब ये चीज़ क्या बता रहा है? किसी भी चीज़ को नॉन डिस्ट्रक्टिव, उसको तोड़े बिना उसको हमें टेस्ट करना है और उसके बारे में रिजल्ट करना है. सपोज़ ये चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप जो भी एप्लीकेशंस फील्ड ले लीजिए तो कहीं ना कहीं मटेरियल के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है, राइट. अब प्रोसेस होने के बाद कोई के लिए कोई टेस्टिंग करना पड़ेगा. अब टेस्ट करने के बाद आप अपने कस्टमर को वो एश्योरेंस दे सकते हैं दिस जॉइंट हैज़ ए परफेक्ट स्ट्रेंथ, राइट. सो दिस इज़ दी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. अब किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना तोड़े उसको टेस्ट करके उसका रिजल्ट बताना है, दैट इज़ दी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. सो उसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे. सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और वी कैन से दैट द एंड मटेरियल को ये पूरा टेस्ट करता है. जैसे हम लोग जैसे बॉडी का पूरा एक्सरे नहीं करवाते हैं, द एक्सरे विच इज़ काइंड ऑफ दी वन ऑफ दी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट. इसके अंदर भी एक रेडियोग्राफी टेस्टिंग है. जो एनडीटी टेस्टिंग है पूरा, उसके अंदर एक टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड एज ए रेडियोग्राफी. अब वही रेडियोग्राफी टेक्निक है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज़फुल होती है. जो आप एक्सरे निकालते हो दैट इज़ वन काइंड ऑफ, आपकी बॉडी को हमको तोड़ के अंदर चेक नहीं करना है कि अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है कि नहीं. हम एक सीधी तरीके से एक फ़ोटोग्राफ लेके हम लोग उसको ऑब्जर्व करके हम लोग आपको बता सकते हैं डॉक्टर कि is there is some kind of the disturbance in your body or not, right. So this is one of the NDT methods. Now we discuss about some of the more basic or the common NDT methods, right. So अगर common basic NDT methods की बात करें तो ये एक blue word से लिखा हुआ है visual inspections. अब आप कुछ चीज़ें विजुअली देख के ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें बता सकते हैं. ये चीज़ है, ये चीज़ आप सबको, मैं आपको सब कुछ एक एग्जांपल बताऊँ, राइट. वहाँ वो उसको क्या होता है, जैसे एक क्रैक दिख रही है तो आप विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर ही पूरा आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पीस को हमें
और टेस्ट करके फिर उसको एप्लीकेशन फील्ड में भेजना चाहिए, अदरवाइज it is creating some kind of the trouble at the time of the applications, right? So this is the basic about the visual inspections. Then the other technique which is the acoustic, that the eddy current उसको disturb करे बिना ही मटेरियल को टेस्ट करना है, that is the NDT. Now non-destructive testing have some kind of the advantages or some kind of the disadvantages. The advantages are like the कैन टेस्ट इन द सर्विस स्ट्रक्चर. आप जब वो प्रोडक्ट सर्विस के अंदर है तब भी उसको टेस्ट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तरीके से बताऊँ तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं ना, ट्रैक वो काफ़ी, उसको सपोज़ कि उसका एक लाइफ होता है पूरा, कि ये ट्रैक है वो 10 साल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 20 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आपने कभी कभी वो ट्रैक के ऊपर एक चीज़ ऐसी देखा होगा, ट्रेन नहीं जा रही है पर एक ऐसे ट्रोली जैसी कुछ वैगन जा रहा है और बहुत छोटा होगा, 2 ऑपरेटर उसको लेके उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे. तो वो क्या चीज़ कर रहा है, उसको वो ट्रैक को उसका एक्सरे निकाल के देख रहा है कि ट्रैक के अंदर जो लोहे के जो ट्रैक है दोनों, उसके अंदर कोई माइनर क्रैक्स वगैरह नहीं है ना. अगर होगा तो वो कर सकता है. अगर उसी टाइम पे ट्रेन जा रही है, अगर वो क्रैक धीरे धीरे बड़ी हो रही है और किसी दिन वो क्रैक बड़ी होके ब्रेक हो गया, राइट, अब उस टाइम ट्रेन जा रही है सपोज 100 किलोमीटर की स्पीड पे, वो पलट जाएगी, फिर हज़ारों लोग मर जाएंगे. सो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जब प्रोडक्ट सर्विस में होगा उस टाइम भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं. देन इवेल्युएट द सरफेस, उसको डेप्थ में भी चेक कर सकते हैं. एंड द कोस्ट एफिशिएंसी, इसमें ज़्यादा कोई कोस्टिंग वाला वो चीज़ है नहीं. नाउ देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द एनडीटी टेस्टिंग. द डिसएडवांटेजेस विच आप उसको रिलायबल कैसे कर सकते हैं, राइट? मेजरमेंट्स आर मेड इनडायरेक्टली. अब मेजरमेंट है वो इनडायरेक्टली मेज़र हो रहा है. अब उसका जो ऑथेंटिसिटी देना है ना, वो ऑथेंटिसिटी देना कुछ टेक्निक्स के अंदर वेरी डिफ़िकल्ट है. अब कोई विजुअल टेस्टिंग में अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई एक इंस्पेक्टर भेजा तो वो गलती करने की भी वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, राइट? देन द क्वालिटेटिव टेक्निक्स देन विच इज़ रिक्वायर ए स्किल प्रोफेशनल्स फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिज़ल्ट. वहाँ पे काफ़ी एक स्किल चाहिए. वो जो रिज़ल्ट उसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, वो क्रिएट को रिज़ल्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कि ये चीज़ है कौन इस टाइप की डिफेक्ट्स है वो मटेरियल के अंदर, वो इंटरप्रेट करने के लिए एक ख़ास तरीके की स्किल चाहिए किसी ऑपरेटर्स के अंदर. तो वो ऐसे स्किल वाले ऑपरेटर्स हमको इसके लिए चाहिए. अब एनडीटी के बारे में आगे देखें तो एनडीटी इज़ टू डिटेक्ट द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की कंडीशंस को डिटेक्ट करना है विदाउट डिस्ट्रॉइंग, उसको तोड़े बिना. दी फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करे बिना, तोड़े बिना उसको एग्जामाइन करना है, दैट इज़ द एनडीटी. अब बेसिक जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो हमारे सिलेबस के अंदर बेसिक 5 टेक्निक जो है वो एज पर द सिलेबस हमें स्टडी करनी है. फर्स्ट विच इज़ द विजुअल टेस्टिंग, द शॉर्ट फॉर्म विच इज़ द वीटी. देन द पेनिट्रेंट टेस्टिंग और द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग which is called as the PT or LPT. Next, which is the magnetic particle testing, which is the MPT or the MT. Fourth, which is the UT, ultrasonic testing, right? Next, which is the UT or the ultrasonic testing. Next, which is the radiography testing. Next, which is the radiography testing, which is also called as a RT. Which is also called as a radiography testing, which is also called as a RT, right? Now, what is the importance of the NDT? अब ये एक बड़ा चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत डेप्थ में हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन फील्ड है ना वो काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन फील्ड है. ये चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है उसके लिए ही ये इम्पोर्टेंस है. आप देख लीजिए कि सिविल वाले जो इंजीनियर्स हैं, राइट,
वो पूरा एक स्ट्रक्चर्स बनाता है, वो स्ट्रक्चर्स को भी एग्जामिन करने के लिए एनडीटी टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंस विच इज़ द एनडीटी विच इज़ इंक्रीज द सेफ्टी एंड reliability of the product during the operations. NDT which is increase the safety and reliability of the product during the operations. During the operations वो product का safety और reliability increase कर सकता है. उसको आपको जैसे बोल सकते हैं ना, आँख मूंद के उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. Then it is decrease the cost of the product by reducing the scrap and converting the materials and labors into the energies. वहाँ पे आपका cost of the product वो decrease हो जाएगा क्योंकि material ज़्यादा waste नहीं होगा, right? It enforces or it enhances the reputations of the manufacturer. इसके साथ जो वो प्रोडक्ट को बना रहा है वो उसका एक रेपुटेशंस भी इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा एज ए द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड क्वालिटी, कि ये बंदा है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, राइट. ऑल दी अबव फैक्टर्स बूस्ट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विच ब्रिंग्स मोर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर. अब जैसे हम एक चीज़ ले लीजिए, आप एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है और एक मेड इन जापान प्रोडक्ट है, तो काफ़ी हमें भी पता है कि हम लोग मेड इन जापान प्रोडक्ट के ऊपर वो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं क्योंकि चाइना का माल ख़राब हो सकता है, राइट. और काफ़ी लोग अभी ये चीज़ महसूस भी कर रहे होंगे. सो द एनडीटी इज़ ऑल्सो यूज ए वाइडली फॉर द रिमोट और द पीरियोडिक डिटर्मिनेशंस ऑफ रूटीन और पीरियोडिक डिटर्मिनेशंस ऑफ द क्वालिटी. ये क्वालिटी चेक करने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए और पीरियोडिक चेकअप के लिए. जैसे आप देख लीजिए जो रेल के ट्रैक्स है वो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार वो चेक होते ही रहते हैं कि उसके अंदर कोई इंटरनली जो क्रैक्स है कोई क्रिएट तो नहीं हो रही ना, ये चीज़ चेक करने के. दिस इज़ नॉट ओनली इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशंस बट ऑल्सो एलिमिनेट द फोर्स शट डाउन ऑफ द प्लांट. ये चीज़ सेफ्टी तो इंक्रीज़ करती है, पर ये चीज़ प्लांट को उस चीज़ से भी बचाती है कि अगर एक साथ पूरा ब्रेक डाउन हो गया तो फिर प्लांट को बंद करना पड़ेगा. अब ये प्लांट को बंद करने वाली सिचुएशंस होने नहीं देता क्योंकि हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं और पहले टेस्ट करके अगर ज़रूरी है तो वो चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं या फिर रिपेयर कर लेते हैं. अगर ये चीज़ पता नहीं करे, ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे और पता नहीं करेंगे तो फिर ये चांसेस होते हैं कि 1 2 या 2 3 के लिए पूरा मेंटेनेंस करके लिए पूरा प्लांट ही बंद करना पड़ता है, राइट. सो ये सारी इंपॉर्टेंस है. Now we start with the visual testing. Now added of the visual testing, it is known as a indirect visual inspections. इसको indirect visual inspections भी हम लोग बोल सकते हैं. It is performed using the optical instruments. It is performed with the use of the optical instruments, right? Optical instrument, yes, जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास मिरर है, जैसे माइक्रोस्कोप है, राइट. स्मॉल पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, उसको यूज़ करके आप विजुअल इंस्पेक्शंस कर सकते हैं प्रोडक्ट के. दिस विल आइडेंटिफाई द डिफेक्ट विच कैन नॉट बी डिटेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आइज़. अब ये चीज़ कैसे करेगा कि हम लोग जो नेक्ड आई है, खुली आंखों से जो चीज़ हम लोग नहीं देख सकते वो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करके उसको बता सकते हैं. इट्स परमिट द विजिबिलिटी टू एरियाज आर नॉट एक्सेसिबल टू द ह्यूमन आइज़. पर एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, विजिबिलिटी, राइट. थोड़ा उजाला तो होना चाहिए ना ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट से काफ़ी वर्क नहीं कर सकता है. नाउ द विजुअल इंस्पेक्शन मीन्स द इंस्पेक्शंस ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड द स्ट्रक्चर्स using a combination of the human senses such as a vision, hearing, touch and smell. Visual inspections के अंदर चीज़ क्या होती है कि इंस्पेक्शंस होता है इक्विपमेंट्स का, स्ट्रक्चर्स का, पर जो हमारे अंदर जो सेंसेस है ना वो सेंसेस को यूज़ करके, जैसे हमारा आइज़ हो गया, सुनना हो गया, टच करना हो गया, स्मेल करना हो गया. जैसे हम लोग नहीं बता देते हैं, जैसे किसी भी मटेरियल के ऊपर आवाज़ करके थोड़ा वीक आवाज़ आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा बोदा आवाज़ आ रहा है, राइट. थोड़ा
जो ऐसा डब आवाज़ आ रही है, पूरा हार्ड मटेरियल एकदम हार्ड नहीं साउंड कर रहा है, तो फिर अंदर कुछ गड़बड़ है वो हमें पता चल जाता है. सो द विजुअल इंस्पेक्शन इज समटाइम कैरिड आउट in the conjunctions with the device such as the low power magnifying glass, borescopes, fiberoscopes, digital video borescopes, camera systems and the robotics crawlers systems. ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करके हम लोग विजुअल इंस्पेक्शंस कर सकते हैं. अब जो ये जो टूल्स यूज़ हो सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शंस के अंदर, ये जो टूल्स है दैट इज़ दी मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप्स, बोरोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स, फ्लेक्सिबल फाइबर्स, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम्स एंड द कंप्यूटर एनहांस्ड सिस्टम. ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करके हम लोग विजुअल टेस्टिंग है वो चीज़ कर सकते हैं. राइट नाउ द एवरी testing method has a such kind of the advantages and disadvantages. So the visual testing has also some kind of the disadvantages. So the disadvantages is such like that it can identify only a large discontinuities. वो इसका लिमिटेशन ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, वो जो बड़ी बड़ी डिफेक्ट्स होती है ना, वो बड़ी बड़ी डिफेक्ट्स ही वो आइडेंटिफाई कर सकता है. एकदम जो हम लोग एकदम माइक्रो क्रैक्स होते हैं जो हम लोग आइस से नहीं देख पाते, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख पाते, वो चीज़ को हम लोग को उसको विजुअल इंस्पेक्शंस करना ये इंस्पेक्शन से पॉसिबल नहीं है. नाउ लिमिटेड फॉर द सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़, जो डिफेक्ट्स या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो सरफेस के ऊपर होनी चाहिए तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर सरफेस के अंदर होगी तो फिर वो चीज़ हमें पता चल सकती है नहीं. द स्किल लेबर इज़ टू बी रिक्वायर्ड. इसके लिए स्किल वाला बंदा चाहिए कि वो डिफेक्ट को देख के बता सकता है कि ये टाइप के डिफेक्ट्स है. नाउ द रिजल्ट विच इज़ डिपेंड्स ऑन द आई रिजोल्यूशंस ऑफ द इंस्पेक्टर्स. राइट, अब ये पूरा इंस्पेक्टर जो ये इंस्पेक्शन कर रहा है उसके जो आइज़ का रेजोल्यूशंस है वो कितनी तरीके से कितनी बेस्ट वे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है. मैनी कोजेज आई फैटिग्स टू द इंस्पेक्टर्स. कुछ दिक्कतें जो है वो इंस्पेक्टर्स को भी इस चीज़ में आ सकती है. सो द मटेरियल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द विजुअल टेस्टिंग. एक तो सरफेस कंडीशंस है, वो विजुअल इंस्पेक्टर जो है उसको डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्लीनिनेस हो गया, कलर्स हो गए, टेक्सचर्स हो गए. ऐसे कलर और ऐसे टेक्सचर्स के अंदर क्रैक या फिर कुछ वैक्यूम जैसे बबल्स बन चुके हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. राइट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो विजुअल इंस्पेक्टर्स को डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं. नाउ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ए एटमोसफियर. अब कुछ एटमोसफियर के अंदर हम लोग को डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन क्लीनिनेस हो गया, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड सेफ्टी हो गई. अब कुछ जैसे आप 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर बाहर धूप में एक जो प्लेट है जो कि मेटल की है वो काफ़ी गर्म हो चुके, उसके ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हो तो फिर आप उतना कॉन्सेंट्रेट तरीके से वो काम को नहीं कर पाओगे, और जितनी एक्यूरेसी से उसका विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए वो ऐसे चांसेस हैं कि वहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो सकती है. देन द फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स द स्पेसिमेन कंडीशंस, शेप एंड साइज एंड टेम्परेचर. आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अगर ठीक कंडीशंस के अंदर वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाए, उसको रखने की पूरी जगह नहीं है, आप कैसे इस कुछ कॉर्नर वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो फिर ये डिफ़िकल्टीज आ सकती है. देन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देन विच इज़ द फिज़िकल कंफर्ट. आप पूरी तरीके से वहाँ पे खड़े नहीं रह पा रहे हैं, बैठ ही नहीं सकते, आप वो लोकेशन को पूरा देख ही नहीं पा रहे हैं. राइट, फिर आपका हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, फटीग हो गया, एंड द लास्ट आइटम विच इज़ द पोजीशंस. तो ये जो सब चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पे एज ए कुछ फैक्टर्स के रूप में वहाँ पे आपको विजुअल टेस्टिंग में अफेक्ट कर रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विजुअल टेस्टिंग. नाउ
The second testing, which is the liquid penetrant testing. The second testing of our today's lecture in the syllabus, which is the liquid penetrant testing or the penetrant testing, which is also called as a PT or LPT. अब the penetrant testing can be applied to the most of the material which is including the metallic or the non-metallic object. ये जो टेस्टिंग मेथड्स है इसको हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट और नॉन मेटेलिक दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है? ये जो मेथड है द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग विच इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कैपिलरी एक्शंस. कैपिलरी एक्शंस यानी इन गुजराती में हम लोग बोलते हैं ना वो केशाकर्षण. जैसे हम लोग छोटे थे तब ये चीज़ काफ़ी बार हमने सुनी है कि जो गणपति भगवान है उसने पूरे वो अपनी सूंड से वो लोग उसने पूरे दूध पी लिया. ऐसी चीज़ हमने काफ़ी बार वो एक्चुअली वो उसके पीछे वाला जो साइंस है वो साइंस क्या है? दैट इज़ द कैपिलरी एक्शंस. गणपति भगवान की मूर्ति कोई ऐसे कुछ दूध या कुछ लिक्विड प्रोडक्ट पीती नहीं है कभी कभी, पर उसके पीछे वाला जो साइंस है दैट इज़ द कैपिलरी एक्शंस, राइट? सो अब जो लोग साइंस को नहीं समझ सकते वो उसको एक तरीके से वो आस्था वाली चीज़ दे देते हैं, पर इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर होता है. सो ये जो पूरा टेक्निक है ये इसके कैपिलरी एक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है. द मेटेलिक मटेरियल्स विच इज़ इंक्लूड एज ए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम्स, टिटानियम, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, देन द पाउडर मेटल प्रोडक्ट, कॉपर, ब्रास, बोन्स, इस सब के ऊपर है जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग किया जा सकता है. द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स सच लाइक एज ए सिरामिक, प्लास्टिक, मोल्डेड रबर्स, कंपोजाइट, ग्लास, उसके ऊपर भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. नाउ द पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज कांट बी अप्लाइड ऑन दी पोरस सरफेस. अब जो सरफेस के ऊपर गड्ढे बने हुए हैं, राइट, सरफेस, इसका एक लिमिटेशंस, ये आप लिमिटेशंस में गिन सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग करने के लिए आपका सरफेस है ना वो सॉलिड एंड स्ट्रेट फेस होना चाहिए. अगर इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग या फिर पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते नहीं हैं. नाउ ये आप चीज़ देख सकते हैं, ये पूरा स्टेप्स ऑफ दी प्रोसेस है, स्टेप्स ऑफ दी टेक्निक्स. आप जो स्टेप पे है आप देख लीजिए, ये आपके दो फिगर में आपको पहला वाला फिगर दिख रहा है, राइट? पहले दो फिगर दिख रहे हैं. अब पहले दो फिगर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्या दिख रही है. तो एक ऐसा प्लेट है जिसके प्लेट के अंदर छोटा सा एक क्रैक होने के चांसेस हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट उसको पूरा यानी आप इथेनॉल ले लीजिए, मिथेनॉल ले लीजिए, उसको यूज़ करके उसको आपको पूरा क्लीन और ड्राई उसको ऑब्जेक्ट को कर देना है. उसके ऊपर कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि जैसे वो पूरा जो प्लेट है वो मशीन शॉप से आया है, राइट? उसके ऊपर मशीनिंग हुआ है तो वहाँ पे ऑयल होने के चांसेस हो सकते हैं, रस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, डस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले ये टेक्निक के अंदर इसका पहला जो है वो रिक्वायरमेंट यही है कि पूरा ऑब्जेक्ट को, पूरा सरफेस को एकदम नीट और क्लीन कर देना है विथ यूजिंग ऑफ सम काइंड ऑफ द क्लीनिंग liquids, right, which is kind of the methanol, ethanol, right? Then apply the penetrants and let it penetrate. A penetrant that means what? उसको एक जो पिंक एक पेनिट्रेंट मटेरियल है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, उसको अब पेनिट्रेट उसके ऊपर पूरा स्प्रे फॉर्म करना है या फिर अप्लाई करना है, राइट? अब थोड़ी देर उसको रहने देना है. अब थोड़ी देर वहाँ पे वो पेनिट्रेंट लिक्विड रहेगा. तब क्या चीज़ होगी, जहाँ पे अगर सपोज़ अगर सरफेस के ऊपर कोई क्रैक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर सरफेस के ऊपर सपोज़ कोई क्रैक है तो वो जो डार्क पिंक कलर का जो लिक्विड पेनिट्रेंट लिक्विड है ना वो उस क्रैक के अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या, वो थोड़ा अंदर उतर जाएगा, क्रैक के अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर थोड़ा उतर जाएगा. अब क्या करना है, नाउ remove the excess of the third step which is the remove the excess of the penetrant. अब पूरा उसको कॉटन से पूरा क्लीन कर देना है. उसके बाद फिर से वो मेथेनॉल और इथेनॉल से उसको
फिर से एक बार और क्लीन कर देना है, यानी आप पूरा सरफेस एकदम क्लीन सरफेस आपको दिख रहा है। देन अप्लाई द डेवलपर। अब डेवलपर का मीनिंग क्या है, वो अगर कोई क्रैक होगी तो उसको क्या करेगा, वो डेवलप करके दे देगा। अब डेवलप कैसे होगा, जब अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई सरफेस के ऊपर क्रैक वगैरह समथिंग है, तो वो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने पेनिट्रेशंस अप्लाई किया था, पेनिट्रेंट वो जो एक डार्क पिंक कलर का लिक्विड था, वो क्रैक के अंदर थोड़ा अंदर उतर गया होगा। अब जैसे ही हम लोग वाइट कलर का डेवलपर स्प्रे उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, तब क्या होगा कि वो डार्क रेड कलर का जो पेनिट्रेंट था और ये वाइट कलर का स्प्रे दोनों एक साथ मिक्स होके, जहाँ पे क्या चीज़ होगी, वो चीज़ दोनों एक साथ मिक्स हो गए, जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे एक पिंक कलर का डॉट बन जाएगा, वहाँ पे एक पिंक कलर का, वो दोनों जैसे हम लोग ये सीधी तरीके से बता सकते हैं, आप रेड कलर के अंदर वाइट कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, जैसे पिंक कलर बनेगा, वैसे ये चीज़ हो रही है। पर ये कहाँ चीज़ पॉसिबल हो सकती है, जहाँ पे वो अंदर पेनिट्रेट हो चुका था, क्रैक होने के चांसेस थे, या फिर कोई गड्ढा समथिंग था, वहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर वो रह गया था। बाकी हमने सरफेस के ऊपर से तो पूरा पेनिट्रेशंस मिथेनॉल और इथेनॉल को यूज़ करके क्लीन कर दिया था। अब वहीं पे होने के चांसेस थे जो जहाँ पे वो अंदर उतर चुका था क्रैक के अंदर। तब जैसे ही डेवलपर अप्लाई किया तो वो डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब डिफेक्ट जैसे क्रिएट हो गया, देन उसको इवेल्यूएट करना है कौन से टाइप का डिफेक्ट है और उसकी क्या क्या इंडिकेशंस है, उसको फिर क्लीन करके वहाँ पे मार्क करके फिर उसको हमें रिपेयर करना है। सो दिस इज़ द स्टेप ऑफ द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। अब आप देखिए कि मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक मेरे पास दो प्लेट है, दो प्लेट को वेल्ड से जॉइंट किया गया है। अब पेनिट्रेशन वाला फर्स्ट फिगर के अंदर वो पेनिट्रेशन वाला जो स्प्रे है, मैंने उसको पूरे प्लेट के ऊपर है वो अप्लाई कर दिया है। अब पूरा अप्लाई कर दिया, पेनिट्रेशंस वहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, उसको क्लीनर से पूरा क्लीन कर दूंगा। जैसे वो पूरा क्लीन हो जाएगा, अब जहाँ पे क्रैक होने के चांसेस अगर होगा तो, नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ डेवलप होगा ही नहीं। अगर सपोज़ कोई क्रैक है या फिर गड्ढा है, राइट, तो वहाँ पे वो जो रेड वाला जो लिक्विड है वो तो पेनिट्रेट हो गया, अंदर उतर गया होगा। जैसे हमने क्लीन कर दिया, फिर हमने डेवलपर यूज़ किया, जैसे आपको सेकंड फिगर के अंदर वाइट स्प्रे दिख रहा है। अब जैसे ही आप वाइट स्प्रे आप देखोगे, अब वाइट स्प्रे एक मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा आप थोड़ा सा एक डार्क स्पॉट जनरेट हो रहा है पिंक कलर का, फिगर में आपको थोड़ा सा दिख रहा है, राइट। फिगर छोटी है इसलिए थोड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, पर है वो एक लाइन जैसा दिख रहा है, पिंक लाइन जैसा। दैट इज़ द काइंड ऑफ द डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट हमने आइडेंटिफाई की विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, आप एरोस्पेस में चले जाएंगे, जहाँ पे दो हम लोग कोई पार्ट को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कास्टिंग यूज़ हो रहा है, फोर्जिंग यूज़ हो रहा है, राइट। एयरक्राफ्ट के व्हील्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, डिस्क हो गए, टर्बाइन्स हो गए, राइट, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको जॉइंट करके टेस्ट करने के लिए। फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, फिर रेलवे हो गया, रेलवे हमने पहले ही डिस्कस किया था। देन टूल्स एंड डाइज हो गए, देन इंस्पेक्शंस ऑफ दी रिएक्टर्स एंड दी टैंक्स। अब बड़े बड़े बॉयलर्स है, रिएक्टर्स है, कोई बड़े बड़े टैंक्स है, केमिकल टैंक्स, उसको चेक करने के लिए वहाँ पे कोई लीकेज नहीं है ना, वो चेक करने के लिए हम लोग लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने पहले ही डिस्कस किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। The dye penetrant inspections or the dye penetrant testing which is based upon the capillary actions, वो capillary actions के ऊपर काम कर रहा है, right, where the low surface tensions fluid, जो जिसका surface tensions काफ़ी कम होगा, that fluid which is penetrate into clean and the dry surface, breaking the discontinuities, right, breaking the discontinuities. Penetrant is may be applied to the test component by डीपिंग। कैसे कर सकते हैं उसको, उसके अंदर वो जैसे हमने यहाँ पे आपने जो पहले वाले फिगर में देखा तो हमने स्प्रे करके यूज़ करता है, स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको पूरा डुबा भी सकते हैं, राइट, ये उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको ब्रश भी कर सकते हैं, जैसे पेंट करते हैं ब्रशिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर द एडुकेट पेनिट्रेशन टाइम, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसको ड्वेल टाइम बोलते हैं। जैसे पेनिट्रेशन कर दे उसके बाद उसको 5 या 7 मिनट के लिए ऐसे रखना है, क्योंकि उसको टाइम देना चाहिए ना, अगर क्रैक है तो उसके अंदर उतरने के लिए, तो उसको ड्वेल टाइम बोलते हैं।
और पेनिट्रेशन टाइम बोल सकते हैं। देन द एक्सेस पेनिट्रेशंस इज़ टू बी रिमूव्ड। अब उसके बाद पूरा जो एक्सेस ऑफ पेनिट्रेशंस था वो प्लेट के ऊपर से हमने रिमूव कर दिया। देन द डेवलपर इज हेल्प टू ड्रॉ द पेनिट्रेंट आउट ऑफ द फ्लो टू शो द इनविजिबल इंडिकेशन विच इज बिकम एज ए विजिबल टू द इंस्पेक्टर। अब कोई डिफिकल्टीज होगी तो वो इंस्पेक्टर वहाँ पे देख सकता है जो पहले इनविजिबल थी, राइट। द इंस्पेक्शन इज परफॉर्म अंडर द अल्ट्रावायलेट और द वाइट लाइट। अगर काफ़ी जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई लाइटिंग कंडीशंस नहीं है, जैसे कि आप बड़े वाले केमिकल के टैंक के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे लाइट होना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर आप वहाँ पे अल्ट्रावायलेट की मदद से वहाँ पे काम कर सकते हो और डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डाई पेनिट्रेंट विच इज़ यूज्ड, विच इज़ द फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ द नॉन फ्लोरोसेंट टाइप। आप जो पेनिट्रेंट यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का पेनिट्रेशंस है, फ्लोरोसेंट टाइप है या फिर नॉन फ्लोरोसेंट टाइप, उसके ऊपर वो लाइट का एप्लीकेशंस वो डिसाइडेड हो सकता है। तो ये जो थे ये पूरा इसका प्रिंसिपल था। अब ये 5 स्टेप आप एग्ज़ाम में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्लीन द सरफेस, देन सेकंड यू हैव टू अप्लाई द डाई पेनिट्रेंट, देन रिमूव द एक्सेस ऑफ द डाई पेनिट्रेंट मटेरियल्स, right, then apply the developer and inspect the surface. This is the 5 basic steps of the liquid penetrant testing. So this is all about the 2 processes. अब आज के लेक्चर्स के अंदर हमने ये जो चीज़ जो हमने स्टडी की है वो बेसिक चीज़ थी। वो क्या चीज़ थी? इंट्रोडक्शंस ऑफ एनडीटी, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, कौन के जो टाइप्स है एनडीटीज़ के अंदर, उसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। फिर उसके बाद हमने विजुअल इंस्पेक्शंस को पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, उसका क्या लिमिटेशंस था वो पढ़ा, क्या एडवांटेजेस थे वो पढ़े। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो लिक्विड पेनिट्रेंस टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से हमने पढ़ा। मैंने आपको काफ़ी फिगर को यूज़ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके सारे स्टेप्स हमने पढ़ाए, उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, वो फ्लोरोसेंट जो कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम कर रहा है वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जब भी लेक्चर्स के अंदर आपको लेक्चर्स होगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो 2 टाइप्स ऑफ एनडीटी टेस्टिंग है विच इज़ दी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वो दोनों टेस्टिंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी ये वीक के अंदर जो आपके 3 लेक्चर आएंगे तो ये चैप्टर है आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हर एक लेक्चर के अंदर मंडे को आपको 2 टेक्निक सिखाऊंगा, ट्यूसडे को 2 टेक्निक सिखाऊंगा और वेडनेसडे को 2 टेक्निक, यानी ये वीक के अंदर आपका ये चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसके लिए आपको अगर आप काफ़ी सारा PDF अवेलेबल है, काफ़ी वीडियोस YouTube के अंदर अवेलेबल है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो ये जो अमीराज की वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बैंक बना के रखा है MSM के लिए। आप उसमें से चैप्टर वाइज ही सारा रखा है, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो का लिंक देख सकते, ये सारे टेस्ट होते कैसे है वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। So this is all about these lectures. If you have any kind of the questions, right, you can ask me in the comment sections, and please write your enrollment number after watching this lecture video. Thank you so much for watching this video.